नमस्कार प्रिय साथियों। SR ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, सूचना तकनीकी से संबंधित अपने टॉपिक चल रहे थे। 10 अंक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। सूचना तकनीकी की जो सामान्य जानकारी है वो भी कंप्लीट करवा दिया गया है। और आज इसी में देखते हैं अपना सूचना प्रौद्योगिकी के जो सामाजिक प्रभाव हैं, कौन कौन से प्रभाव हैं, ये आज अच्छे से देखते हैं। तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहें जिससे आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। मित्रों, देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। ये देखिए अपना सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ ICT, यही टॉपिक है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव। मित्रों, इसमें दे रखा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने पूरी धरती को एक गांव बना दिया है। इसने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। सूचना क्रांति से समाज के संपूर्ण कार्यकलाप प्रभावित हुए, जैसे धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासन, सरकार, उद्योग, अनुसंधान व विकास, संगठन, प्रचार आदि सब के सब क्षेत्रों में काया पलट हो गया है। आज का समाज सूचना समाज कहलाने लगा है और ये सब कुछ संभव हो पाया है सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। सूचना क्रांति का प्रभाव हमारे समाज पर स्पष्ट देखा जा सकता है। ICT ने हमारे समाज को सक्रिय व जागरूक बना दिया है। आज हमारे कार्य करने का जो तरीका है वो पूर्णतः बदल चुका है। इंटरनेट के माध्यम से आज हम ईमेल, ऑडियो वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के द्वारा जुड़ गए हैं। आज हम पानी, बिजली, टेलीफोन आदि के बिलों का भुगतान घर बैठे कर रहे हैं। घर बैठे ही मन चाही वस्तु की खरीद भी कर रहे हैं तथा बस, ट्रेन, एरोप्लेन आदि में रिजर्वेशन करवा रहे हैं। तो ये मित्रों सब कुछ संभव है सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ICT ने समाज के प्रत्येक वर्ग को रोजगार के बहुत अधिक अवसर उपलब्ध करवाए हैं। इस अध्याय में हम ICT के जो सामाजिक प्रभाव हैं उन्हीं पर अध्ययन करेंगे या उनकी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं। पहला दे रखा आपका निजता या सेक्रेसी, इसे गोपनीयता भी कहा जाता है। गोपनीयता, निजता अथवा गोपनीयता से तात्पर्य अधिकर्ता व्यक्ति द्वारा ही डाटा के उपयोग के अधिकार से, अधिकर्ता यानी जिसको अधिकार है, मिला हुआ है अधिकार, वही व्यक्ति द्वारा डाटा का उपयोग के अधिकार हैं। किसी भी व्यक्ति को डाटा पढ़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को यदि केवल डाटा पढ़ने के लिए ही अधिकृत किया गया है तो वह डाटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो ये निजता या गोपनीयता है मित्रों, यानी जिसको अधिकार मिला हुआ है वही उस डाटा का उपयोग कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। अधिप्रमाणन देखिए, ऑथेंटिकेशन। अधिप्रमाणन से अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं उसे अपने बारे में कोई भी सूचना देने या उसके साथ व्यापारिक सौदा तय करने से पहले उसके संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में आप संपर्क कर रहे हैं या कोई भी सूचना उसको दे रहे हैं, व्यापारिक उसके साथ में सौदा कर रहे हैं, तो उससे पहले उस व्यक्ति से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अधिकृत करने से पूर्व यह आवश्यक है कि किसी स्रोत द्वारा आप उस व्यक्ति की पहचान की सत्यता का पता लगा ले। यह एक प्रकार की सुरक्षा का ही तरीका है। इस तरीके का प्रयोग कर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यक्ति के अधिकृत उपयोगकर्ता होने का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति की शारीरिक रूप से पहचान मुश्किल होती है। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड द्वारा व्यक्ति की सत्यता का पता लगता है। उपयोगकर्ता से ही ऐसी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जो केवल उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्ञात हो। ऑपरेटिंग सिस्टम यह मानकर चलता है या चलाता है कि जो व्यक्ति वह विशिष्ट सूचना देता है वास्तविक उपयोग करता है।
तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जिस प्रकार से आप ऑपरेट करेंगे, उसको चालू करेंगे, तो वह उसी व्यक्ति को मानता है कि यही इसका वास्तविक उपयोग करता है। तो इसमें कुछ पासवर्ड इस प्रकार के डालने चाहिए मित्रों, जिससे अन्य व्यक्ति या अनाधिकृत व्यक्ति इसको उपयोग में ना ले सके। जो अधिकृत उपयोग करता है वही इसका उपयोग कर सके, जिसके दुरुपयोग की संभावना शून्य रह सके। तीसरा जो सामाजिक प्रभाव में पॉइंट देखा जाता है वो है आपका सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा से अभिप्राय है कि जो डाटा प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर तक पहुंचता है वह उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसे भेजा जाता था या भेजा गया है। डाटा संचरण के समय उसमें संयोगवश या दुर्भाग्यवश किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि संयोग से उसमें किसी प्रकार का चेंज हो गया है या दुर्भाग्य से कहीं है कि इसमें परिवर्तन हो गया है, तो वो नहीं चलने वाला है। जैसा डाटा आपने भेजा है उसी प्रकार का उसके साथ में पहुंचना चाहिए। इंटरनेट पर जितना अधिक मुद्रा का विनिमय होता है यानी एक्सचेंज होता है, प्रामाणिकता उतनी ही कठिन हो जाती है। एक स्वतंत्र कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ा हो और उससे संबंधित सभी इनपुट व आउटपुट युक्तियां एक सुरक्षित कक्ष में रखी हों। इनपुट जो डाटा डाले गए हैं कंप्यूटर में और आउटपुट जिन डाटाओं को प्राप्त किया गया है वो युक्तियां एक सुरक्षित कक्ष में रखी हों, तो उस कंप्यूटर को केवल अनाधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अनाधिकृत यानी जिसको अधिकार नहीं है उपयोग करने का, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कंप्यूटर के कक्ष को उपयोगकर्ता की पहचान के सत्यापन के उचित प्रबंधन द्वारा इसकी सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सकता है। उचित प्रबंधन यानी व्यवस्था है वो उचित तरीके से होनी चाहिए इसकी। तो ये सत्यनिष्ठा है मित्रों, इंटेग्रिटी। नेक्स्ट देखिए, इसमें दे रखा है साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म। साहित्यिक चोरी किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांश नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना, ये साहित्यिक चोरी कहलाती है। कोई भी लेखक हो उसके द्वारा किसी दूसरे की भाषा, उसके विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाती है। जैसे यहाँ पर आपने एक लेख लिखा हुआ है, आपने एक लेख लिखा हुआ है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ है XYZ, और उसी की हूबहू प्रतिलिपि किसी दूसरे ने अपलोड किया है, उसने अपलोड कर दिया है, तो वह मित्रों साहित्यिक चोरी है आपकी। वह क्या है? प्लेगरिज्म कहलाती है। देखिए और क्या दे रखा है इसमें। यूरोप में 18वीं सदी के बाद ही इस तरह का व्यवहार अनैतिक व्यवहार में माने जाने लगा, यानी नीति के खिलाफ। इसके पूर्व की शताब्दियों में लेखक एवं कलाकार अपने क्षेत्र के महारथियों यानी मास्टर्स की हूबहू नकल करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते थे। साहित्यिक चोरी तब मानी जाती है जब हम किसी के द्वारा लिखे गए साहित्य को बिना उसके संदर्भ दिए अपने नाम से प्रकाशित कर लेते हैं। यानी नाम किसी दूसरे का है, किसी दूसरे ने उसको कृत किया है, लेकिन आप उसका उपयोग कर रहे हैं अपने नाम के द्वारा, तो ये साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से लिया गया साहित्यिक अनैतिक माना जाता है और इसे ही साहित्यिक चोरी कहा जाता है। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप। आज जब सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार तेजी से हुआ है तो साहित्यिक चोरी भी बढ़ गई है। साहित्यिक चोरी इंटरनेट का एक सामाजिक कुप्रभाव है। आजकल इंटरनेट पर विभिन्न सामग्री जैसे लेख है, ऑडियो, वीडियो, प्रेजेंटेशन, फोटोग्राफ आदि बहुतायत से और बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं, बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। गूगल के माध्यम से कहें या अन्य किसी की बुक छपी हुई है तो आप उसकी कॉपी कर सकते हैं। इस सामग्री की कॉपी करना, कट पेस्ट करना अथवा एडिट करना भी बड़ी आसान है, क्योंकि इन कार्यों के लिए अनेक सॉफ्टवेयर एवं टूल्स उपलब्ध हैं। इस कारण आजकल विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों आदि में दूसरे के कार्य की नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए कई शोधार्थी शोध करने वाले हैं। वो अनुचित तरीके से अध्ययन सामग्री जुटाते हैं। ये शोधार्थी इस अध्ययन सामग्री को संपादित
या तोड़ मरोड़ कर उसे रिसर्च पेपर के साथ अटैच कर सबमिट कर देते हैं। शोधार्थी अमूमन किसी सर्च इंजन या अन्य किताबों से अध्ययन सामग्री को कॉपी करते हैं या वहां से चुराकर उसे अपने रिसर्च पेपर में सबमिट करते हैं। रिसर्च के अलावा प्रोजेक्ट्स और थीसिस पेपर्स में भी ऐसा ही करते हैं। जैसे किसी राइटर की बुक छपी हुई है, उसमें से कुछ पार्ट किसी भी, मान लीजिए कोई कहानी है या कोई साहित्य है, उसका कुछ पार्ट उनको चाहिए, बाकी तो उन्होंने लिख दिया है, और वहां से क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं और दूसरी जगह जहां पर अपना रिसर्च चल रहा है वहां पर उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये भी मित्रों साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है और ये वैसे सही नहीं है। किसी दूसरे की नकल करना इसको बोलते हैं। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार के चलते आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज में परिवर्तित हो गया है और ऐसे अनैतिक कार्य अब आसानी से पकड़ में भी आने लगे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए अब अनेक सॉफ्टवेयर प्रचलन में आ गए हैं जो बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं कि सामग्री कहाँ से ली गई है, किसी संदर्भ पुस्तक से ली गई है या किसी पुस्तक या ऑनलाइन सामग्री से कॉपी पेस्ट की गई है। साहित्यिक चोरी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ये सॉफ्टवेयर बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। जैसे आज मैं वीडियो आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ, इसी वीडियो का मान लीजिए जो वीडियो किया है उसको आपने एडिट किया और एडिट करके आप यूट्यूब पर उसको डाल रहे हैं, तो यूट्यूब में इस प्रकार के सॉफ्टवेयर अपलोड किए गए हैं पहले से, आपको तुरंत पकड़ लेगा कि ये कॉपी पेस्ट है और क्लेम कर देगा उस पर। तो आपने अगर यूट्यूब पर मेरा वीडियो अपलोड किया है या कट करके कहीं से भी कोई पार्ट अपलोड किया है, तो जिसका जो पैसा मिलने वाला है यूट्यूब की तरफ से वो सिर्फ मुझे ही मिलेगा। जिसने इसको बनाया है, वास्तविकता में जिसने इस वीडियो को बनाया है, उसी के पास में पैसा जाएगा, ना कि आपके पास में। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो सहायता भी कर रहे हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक अथवा शोधार्थी द्वारा की गई साहित्यिक चोरी अकादमिक बेईमानी यानी एकेडमिक डिसऑनेस्टी या शैक्षिक छल एकेडमिक फ्रॉड कहलाती है। तो इसको भी याद रखें। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी हो या शिक्षक या शोधार्थी शोध करने वाले हैं, उनके द्वारा साहित्यिक चोरी की जाती है तो अकादमिक बेईमानी या शैक्षिक छल उसको कहते हैं। जबकि पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार द्वारा की गई ये चोरी पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन कराता है। साहित्यिक चोरी कोई अपराध नहीं है बल्कि नैतिक आधार पर अमान्य है। यानी मेहनत कोई और करता है और आपको कुछ समय लगा नहीं, आपने क्या किया, कॉपी किया यहाँ से और पेस्ट कर दिया, और जिसने इसको बनाया है एक एक वर्ड को निरूपित किया है यहाँ पर, उसने काफ़ी मेहनत की है। तो ये अनैतिक कार्य है मित्रों। साहित्यिक चोरी से बचने के लिए निम्न बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। आपको ये स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि साहित्यिक चोरी क्या है। इससे आप अनजाने में भी किसी दूसरे के विचारों, शब्दों या किए गए कार्यों के अनैतिक उपयोग से बच जाएंगे। जो सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके स्रोत ही आपको सही जानकारी होनी चाहिए। साहित्यिक चोरी बंद करें। प्लेगरिज्म, कोई भी नई सामग्री तैयार करने से पूर्व उससे संबंधित सभी सूचनाओं और उसके स्रोतों से पूरी तरह से अवगत हो लेना चाहिए। यदि आप किसी सामग्री, लेख, फोटो, ऑडियो, वीडियो आदि का उपयोग अपने कार्य में कर रहे हैं तो साहित्यिक चोरी व कॉपीराइट उल्लंघन से बचने के लिए आपको कॉपीराइट प्राप्त व्यक्ति, प्रकाशक या संस्था से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। किसी का भी लेख हो मित्रों, किसी का भी वीडियो बनाया हुआ हो, अगर आप उसका उपयोग करते हैं, किसी की फोटो का आप यूज कर रहे हैं, तो ये साहित्यिक चोरी के अंतर्गत तो आएगा मित्रों। लेकिन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर किसी की फोटो है, किसी का वीडियो है, आपको चाहिए, उसका उपयोग आप करना चाहते हैं अपने वीडियो में या अपने किसी पुस्तक में, तो आपको उससे अनुमति लेनी चाहिए। अगर वह अनुमति देता है तो उसके बाद में कॉपीराइट उल्लंघन वो नहीं कहलाएगा। तथा अपने कार्य में इस तथ्य का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए कि ये कॉपीराइट है। बौद्धिक संपदा का अधिकार। बौद्धिक संपदा का अधिकार देखिए,
बौद्धिक संपदा का अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में किए गए मौलिक बौद्धिक कार्य करने के फलस्वरूप प्राप्त कानूनी अधिकार से है। एक कलाकार द्वारा कृत कलाकृति, संगीतकार द्वारा बनाए हुए संगीत या एक कवि अथवा लेखक द्वारा लिखे गए लेख अथवा काव्य पर व्यक्ति अथवा संस्था संगठन विशेष का स्वामित्व होता है। यह आपको सभी को पता है कि कलाकार है, उसके द्वारा कलाकृति की गई है तो उस पर उसी का स्वामित्व है। संगीतकार द्वारा बनाया गया संगीत है तो उस संगीत पर सिर्फ उस संगीतकार का स्वामित्व होता है, ना कि अन्य का। तथा उस व्यक्ति अथवा संस्था विशेष को अपने द्वारा रचित अथवा किए गए मौलिक कौशल कार्य का लाभ लेने का अधिकार होता है। अतः रचयिता को इस बात का निर्णय लेने का अधिकार होता है कि उसके कार्य को कहाँ और कैसे उपयोग में लिया जाए। बौद्धिक संपदा अधिकार मौलिक अथवा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल या चोरी करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विपो की स्थापना की गई है 1967 में। तो याद रखें, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ पर स्थापना की गई है? जिनेवा में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ये याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण के लिए। इसका मूल कार्य विश्वव्यापी बौद्धिक संपदा का संरक्षण है। कॉपीराइट है, लाइसेंस है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये बौद्धिक संपदा के कुछ अधिकार हैं। विश्व के 184 देश बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो के सदस्य हैं। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। यह संगठन 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है। ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये ध्यान में रखें। कितने सदस्य हैं? 184 देश विपो के। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं मित्रों, ऐसे ही कि विपो के कुल कितने सदस्य हैं, तो 184 देश हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है कितने संगठन? 24 हैं। सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना है। कब बना? 1995 में। एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स या ट्रिप्स इस संगठन का एक समझौता है। सारे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं उन्हें इसे मानना है तथा अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने हैं। तो ये है मित्रों ट्रिप्स। इसी के अनुसार एग्रीमेंट होते हैं जितने भी हैं, या समझौता बोल सकते हैं। हम भी बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कानूनों को इसी के कारण बदल रहे हैं ताकि वह ट्रिप्स मुताबिक हो जाए। कई लोगों का इसीलिए कहना है कि हम लोग कानून इसलिए नहीं बदल रहे हैं कि उनकी आवश्यकता है, पर इसलिए कि ट्रिप्स कहता है। तथा विश्व व्यापार संगठन एवं ट्रिप्स के कारण हमने अपनी प्रभुता खो दी है। यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रिप्स में 7 तरह के बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। क्वेश्चन बनता है ट्रिप्स में कितने बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, तो आपका आंसर होगा 7 तरह के। भारत में निम्न 8 अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। तो ये कौन कौन से हैं देखते हैं। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, द कॉपीराइट एक्ट 1957, द डिजाइन एक्ट 2000, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स यानी रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, द पेसेंट्स एक्ट 1970, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। तो ये कुछ अधिनियमों के नाम हैं, ध्यान में रखें। इनकी जो सन दी हुई है वो भी ध्यान में रखें। कॉपीराइट एक्ट कब पारित किया गया? 1957 में। किसके लिए? बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए। और देखिए 7वां 8वां ये रहा मित्रों, द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन एक्ट, ये 2000 में। द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। इनके अलावा 2 और नियमन क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है। वह हैं आपके ट्रेड सीक्रेट
और संविदा कानून यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ज़्यादा जानकारी इनके बारे में है नहीं मित्रों, जितना दे रखा है इतना ही पढ़ना है आपको। इससे ज़्यादा आप दिमाग ना लगाएं अपना, जितना दे रखा है उतने में संतुष्टि करें और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे किसी एक्ट का नाम दे दिया, उसकी सन पूछ ली, या सन दे करके उसे एक्ट का नाम पूछ लिया, तो अच्छे से याद रखें इनको, एक दो बार पढ़ें। मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का बौद्धिक संपदा अधिकार से अलग तरह का संबंध है। ओपन सोर्स से ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका स्रोत कोड है, सोर्स कोड सभी के लिए खुला हो, यानी जो कोड है इसके लिए ओपन सोर्स वाले में, ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसमें सभी के लिए ओपन हो। ऐसे सॉफ्टवेयर का कोड कोई भी व्यक्ति संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है या स्वयं अपने काम में इसको निःशुल्क उपयोग कर सकता है। अब देखिए मित्रों, कैरियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार। वर्तमान युग सूचना क्रांति का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी का जिस प्रकार से मानवता के उत्थान और विकास के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उससे आज विश्व का शायद ही कोई क्षेत्र होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से अछूता रहा होगा। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अपने रोजगार के रूप में चयन करता है तो उसके पास अनेक विकल्प मौजूद होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को रोजगार के रूप में चयन करने के लिए किसी विषय विशेष का चयन करने की सीमा बंधन नहीं है कि कौन सा विषय आपको चुनना है इसके उपयोग के लिए, इसकी कोई सीमा बंधन नहीं है। सामान्यतः सभी विषय के लोग अपनी अभिरुचि तथा कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर सूचना प्रौद्योगिकी को रोजगार के रूप में चयन कर सकते हैं। अपार रोजगार हैं इसके क्षेत्र में, ज्ञान होना चाहिए और उसके उपयोगिता की जानकारी होनी चाहिए आपके पास में। सूचना प्रौद्योगिकी में जीवन वर्ती के लिए उपलब्ध अनगिनत विकल्पों में से कुछ विकल्प निम्न प्रकार के हैं। तो ये कुछ विकल्प हैं जिनमें आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनर है, वेब पेज डिजाइनर है, एनिमेटर, डेस्कटॉप पब्लिकेशन या पब्लिशिंग, नेटवर्क मैनेजर है। नेटवर्क को किस प्रकार से और बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए नेटवर्क मैनेजर की आवश्यकता होती है। सही प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, सही हो रही है या नहीं हो रही है। ग्राफिकों को डिजाइन करना है, वेब पेज डिजाइनर है, एनिमेटर है। इसके अलावा और दे रखे हैं, देखिए इनमें भी आप अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर टेक्नीशियन, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटाबेस मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वेब प्रोग्रामर, वेब मास्टर। तो ये कुछ प्रोग्रामों के नाम हैं जिनमें आप सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सोशल मीडिया, और इसका उपयोग तो आप बहुतायत करते हैं। सोशल मीडिया तो निश्चित तौर पर सामाजिक प्रभाव देखने को मिलेगा इसमें। एक दूसरे से संवाद का यानी बोलचाल का आदान प्रदान करने के लिए कभी कबूतरों और डाकियों के जरिए पत्र भेजे जाते थे। वो समय तो बीत चुका है मित्रों, वो तो गया। सिर्फ आप सुन सकते हैं ऐसी बातें कि कभी कभार ऐसे आदान प्रदान करने के तरीके थे। एक पत्र को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे। पत्र का जवाब पाने के लिए भी महीनों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज 7 समुंदर पार बैठे लोगों के साथ सीधे बात की जा सकती है, अपना दुख दर्द साझा किया जा सकता है, अपने आसपास के माहौल से अवगत कराया जा सकता है। कहा जाए तो आज पूरी दुनिया मुट्ठी में समा गई है और इसका पूरा श्रेय जाता है सोशल मीडिया को। ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशंस के जो उपयोक्ताओं को सामग्रियां तैयार करने और उसे साझा करने में समर्थ बनाए या सोशल नेटवर्किंग में हिस्सा लेने में समर्थ करे, उसे सोशल मीडिया कहा जाता है। सोशल मीडिया लोगों के बीच सामाजिक विमर्श, जिसके तहत वे परोक्ष समुदाय व नेटवर्क पर सूचना तैयार करते हैं, उन्हें शेयर करते हैं या साझा करते हैं या आदान प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके जरिए लोग उक्त माध्यम में शामिल सदस्यों के साथ विचारों, यानी इसमें जो तस्वीरें हैं और वीडियो है वो भी शामिल हैं, का आदान प्रदान कर सकते हैं।
तो मैं तो बार बार कहता हूँ आपको कि शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी कीजिएगा मित्रों। ये माध्यम है सोशल मीडिया एक दूसरे से जुड़ने का। विश्व भर में लगभग 200 सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जिनमें फेसबुक, ट्विटर, आर्कुट, माईसेप से लिंक्डइन, फ्लिकर, इंस्टाग्राम, फोटो वीडियो शेयरिंग साइट्स हैं। सबसे अधिक लोकप्रिय हैं ये जितने भी नाम दे रखे। एक सर्वे के मुताबिक विश्व भर में लगभग 1 अरब 28 करोड़ फेसबुक यूजर्स फेसबुक इस्तेमाल करने वाले हैं। वहीं विश्व भर में इंस्टाग्राम यूजरों की संख्या 15 करोड़, लिंक्डइन यूजरों की संख्या 20 करोड़ है, माई स्पेस यूजरों की संख्या 3 करोड़ और ट्विटर यूजरों की संख्या 9 करोड़ है। इन सोशल साइट्स का उपयोग इतने मेंबर कह सकते हैं या लोग कह सकते हैं, व्यक्ति कह सकते हैं, ये करते हैं। और ये देखिए कुछ साइट्स दिखा भी रखी हैं, ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इन है, ये कुछ अन्य प्रकार की हैं। शुरू में ये साइट्स मध्यम वर्ग की पहुंच से दूर थे, लेकिन मोबाइल फोन पर जब ये सेवाएं मिलनी शुरू हो गई तो इस वर्ग ने इसे अपने सीने से लगा लिया। भारत में इसमें 1 करोड़ से अधिक एक्टिव फेसबुक यूजर्स हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या 10 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सोशल मीडिया इन दिनों लोकप्रियता के सोपान चढ़ रही है, भारत में और भारत के बाहर भी। विशेषज्ञ मानते हैं कि सोशल मीडिया आम जनता के लिए ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वे अपने विचार ज़्यादा सशक्त तरीके से रख सकते हैं। पिछले 1 दशक में कई बड़ी खबरें सोशल मीडिया के जरिए ही लाइमलाइट में आई हैं, यानी आम जनता के सामने पहुंच सकी हैं तीव्र गति से। आम आदमी को सोशल मीडिया के रूप में ऐसा औजार मिल गया है जिसके जरिए वे अपनी बात एक बड़ी आबादी तक पहुंचा सकते हैं। तभी तो आम आदमी के साथ राजनेता भी फेसबुक के ट्विटर पर आ गए हैं। एक सरकार को उठाने को या उसको गिराने का तरीका भी सोशल मीडिया है मित्रों। लोगों के संवाद करने के लिए सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सोशल मीडिया आज बहुत ही जरूरी माध्यम हो गया है। इस माध्यम के जरिए एक बड़ी आबादी से अपने विचार साझा किए जा सकते हैं। पिछले 1 दशक में इस माध्यम का काफी विस्तार हुआ है। हाल के वर्षों में कई बड़े आंदोलन सोशल मीडिया द्वारा ही शुरू किए गए। वर्ष 2011 के जनवरी महीने में फेसबुक के द्वारा मिस्र में जबरदस्त आंदोलन किया गया। ट्यूनेशिया में भी फेसबुक के जरिए ही वहां की सरकार के खिलाफ आम जनता लामबंद होने लगी। हालात ऐसे हो गए कि सरकार को फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, लेकिन आंदोलन नहीं रुका और वहां के प्रेसिडेंट मुबारक को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। तो मैंने कहा था सरकार को उठाने का और सरकार को गिराने का एक तरीका भी सोशल मीडिया बन गया है आजकल। फेसबुक ने लंबे अरसे से पिछड़े बिछड़े पिता बेटी, भाई बहन और दोस्तों को मिलवाने का काम भी किया है। अगर कोई गुम हो गया है, फेसबुक पर उसकी तस्वीर डाल दीजिए, उसका जो भी डाटा है उसको इंक्लूड कीजिए, वह खबर कुछ ही मिनटों में पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी मित्रों। उसको लगातार शेयर करते रहिए जो भी दोस्त हैं, और तुरंत प्रभाव से वो पिता बेटी, भाई बहन जो एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, एक दिन की बात कीजिए मित्रों, एक दिन में वो मिल जाते हैं। तो ना पुलिस के सहयोग की जरूरी है। सोशल मीडिया की शक्ति अपार है। कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, ये सभी आप जानते हैं। कई तरह की खूबियों के लिए प्रसिद्धि पाने वाली सोशल मीडिया अपवाद नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दिए जाने लगा है। वर्ष 2013 में देश भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंडियन पेनल कोड की धाराओं के तहत 5,212 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 1,203 मामले सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्रियां डालने से संबंधित हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यौन केन प्रकारेण दूसरों के अकाउंट्स को हैक करके आपत्तिजनक तस्वीरें और अन्य सामग्रियां डालकर दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये बहुतायत देखने को मिलता है। जैसे आप टेलीग्राम पर हैं या फिर यूट्यूब पर सक्रिय हैं, फेसबुक पर सक्रिय हैं, और कोई लड़का हो या लड़की हो, उसने अपनी तस्वीर वहां पर डाल रखी है और उन तस्वीरों में से एडिट करके उसके चेहरे की फोटो निकाल लेते हैं, किसी दूसरे ऐप के माध्यम से उसको किसी दूसरे के साथ में ऐड कर देते हैं या उसका नाजायज फायदा उठाते हैं।
तो ये कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग करते हैं मित्रों, और बहुतायत हो रहा है। तो बहुत सारे जो इस प्रकार के लोग हैं आपराधिक प्रवृत्ति के, ये कृतियां कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और उनको पकड़ा भी जा रहा है। इधर कम उम्र के बच्चों ने भी फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसका उन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। पिछले दिनों एसोचोम की ओर से किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक जितने बच्चे फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से 73% बच्चों की उम्र 8 से 13 साल, यानी 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर फेसबुक अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध है के बीच है। सर्वे में कहा गया है कि अधिकांश बच्चों के परिजन नौकरी पेशा हैं और वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, लिहाजा ये बच्चे फेसबुक और अन्य सोशल साइट्स पर मशगूल रहने लगे हैं। अब फेसबुक वैसे तो कोई आईडी मांगता नहीं है मित्रों, वो कुछ पिन कोड मांगते हैं, वो दिए उसके बाद में अकाउंट अपना खोल सकते हैं। वहां पर एक अप्रूवल आईडी मांग ले फेसबुक, तो इससे बचा जा सकता है, क्योंकि उसमें उम्र आ जाएगी उनकी। तो कुछ उम्र तक प्रतिबंध है, जैसे 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर फेसबुक अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो वो लग सकता है। और आने वाले समय में ये देखने को भी मिलेंगे मित्रों, क्योंकि सोशल जो साइट है, सोशल मीडिया है, अनकरल वीडियो है जो देखने नहीं चाहिए, वो भी डाले हुए होते हैं। तो ये बच्चों पर कुप्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि सोशल मीडिया उन्हें एक ऐसा समाज देता है जिससे वे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। सोशल साइट्स के इस्तेमाल के मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी खतरनाक है। मनोरोग चिकित्सकों का कहना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़्यादा इस्तेमाल करने से लोग को इसका नशा लग जाता है और वे अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्धता छोड़कर घंटों कंप्यूटर या मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं। सोशल मीडिया एक परोक्ष माध्यम है, इसके इस्तेमाल से लोग परोक्ष रूप से तो लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन वो जो असल समाज है इससे वे अलग थलग पड़ जाते हैं। इसका असर ये होता है कि उनमें सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। एक आपसी इंटरेक्शन है मित्रों, उससे दूर हो जाते हैं बिल्कुल। दूसरी तरफ सोशल मीडिया में लोग अधिक व्यस्त रहते हैं, जिससे वे आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अधिक देर तक बैठे रहने के कारण कई तरह की शारीरिक बीमारियां भी हो जाती हैं। मानसिक तनाव उनमें देखने को मिलता है, सर दर्द वगैरह। सोशल मीडिया एडिक्शन के भी मामले खूब सामने आ रहे हैं। ऐसे कुछ मरीज 10 से 12 घंटे इंटरनेट पर बिताते हैं। ये नशा इतना सिर चढ़कर बोलता है कि वे अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। उनके परिवार वाले जब इसका विरोध करते हैं तो वे आक्रामक हो जाते हैं, और तो और अगर इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता है तो वे गुस्से में आकर घर के सामान भी तोड़ने लगते हैं। आमतौर पर बच्चों को देखा होगा, जब वो गेम खेल रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या अपने जो कोई खेल वाले प्रोग्राम हैं वो देख रहे हैं, और उस समय इंटरनेट काम नहीं करता है, तो काफ़ी गुस्सा देखा होगा आपने, अपने परिवार में भी देखते होंगे। ये सिर्फ जो मनोरोग है मित्रों, ये सिर्फ एक मनोरोग है, ये बोल सकते हैं आप इसको। तो ज़्यादा इससे जुड़ना नहीं चाहिए। फेसबुक है, ट्विटर है या अन्य हैं, तो इन साइटों का इस्तेमाल आप कुछ एक समय के लिए करें, जिससे आपको सूचना से अवगत भी हो सके, समाज के साथ में जुड़े भी रहें, और सोशल मीडिया के द्वारा जो जानकारियां हैं वो भी आपके पास में प्राप्त हो सकें। ना जुड़े तो भी खतरनाक है, क्योंकि आप इन बातों से दूर हो जाएंगे। फिर कम जुड़ें, लेकिन 10 से 12 घंटे इंटरनेट लगातार चलाना बहुत ही खतरनाक है शरीर के लिए। अनेक नगरों में सोशल मीडिया एडिक्ट के इलाज के लिए डी एडिक्शन सेंटर खुल गए हैं। इससे स्पष्ट है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब बीमारी का रूप ले रहा है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि सोशल मीडिया लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। आवश्यक तो है, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, इससे बचने की जरूरत है, क्योंकि जब किसी चीज का दुरुपयोग होने लगता है तो वह वरदान नहीं अभिशाप बन जाता है। और इस चैप्टर से संबंधित पढ़ने वाली बातें हैं मित्रों, आसानी से समझ में आ जाएंगी आपके। एक बार बस रीड कर लें अच्छे से टॉपिक को, महत्वपूर्ण बिंदु देखें इसके जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जो भी पढ़ा है शॉर्ट नोट कह सकते हैं इनके। सूचना क्रांति का प्रभाव हमारे समाज पर स्पष्ट देखा जा सकता है। आईसीटी ने हमारे समाज को सक्रिय व जागरूक बना दिया है। निजता अथवा गोपनीयता से तात्पर्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डाटा के उपयोग के अधिकार हैं। अधि प्रमाणन ऑथेंटिकेशन से अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं उसे अपने बारे में कोई भी सूचना देने या उसके साथ व्यापारिक सौदा तय करने से पहले
उसके संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना, यह अधिप्रमाणन है। ये पढ़ा है आपने। सत्य निष्ठा से अभिप्राय है कि जो डाटा प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है वह उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसे भेजा गया है। किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाती है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक अथवा शोधार्थी द्वारा की गई साहित्यिक चोरी अकादमिक बेईमानी या शैक्षिक छल कहलाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमने पढ़ी है ऊपर। बौद्धिक संपदा अधिकार मौलिक अथवा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल या चोरी करने की प्रवृत्ति पर रोक भी लगाता है। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका स्रोत कूट सभी के लिए खुला हो। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर को जिसका स्रोत कूट या कोड सभी के लिए क्या हो, खुला हो। आईसीटी ने समाज के प्रत्येक वर्ग को रोजगार के बहुत अधिक अवसर उपलब्ध करवाए हैं। ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन जो उपयोगताओं को सामग्रियां तैयार करने और उसे साझा करने में समर्थ बनाए या सोशल नेटवर्किंग में हिस्सा लेने में समर्थ करे, उसे सोशल मीडिया कहा जाता है। अब इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगर चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया आपने तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना क्या कहलाता है? निजता कहेंगे इसको, प्रामाणिकता कहेंगे, सत्यनिष्ठा कहेंगे या फिर साहित्यिक चोरी। तो किसी लेखक की रचना है, अपने नाम से आपने उसको प्रकाशित किया है, तो यह आपकी कहलाएगी साहित्यिक चोरी। क्या कहलाएगी? साहित्यिक चोरी। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1950 में, 67 में या फिर 86 में? तो यह आपने ऊपर पढ़ा है। मैंने कहा था कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी मित्रों 1967 में, याद रखें इसको। अब देखिए मेरे इतना ध्यान में रह गया, मैंने भी आपके साथ में ही पढ़ा है चैप्टर को। नीचे वाला क्वेश्चन देखें, भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? ये भी अपन ने पढ़ा था। भारत का पूछा है मित्रों, भारत में कितने अधिनियम के अंदर? 6, 7, 8 या फिर 10? भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा का अधिकार सुरक्षित किए गए? तो देखते हैं इसमें। देखिए फिर से दिखाता हूं आपको। ये देखिए मित्रों, ये अपन ने पढ़ा था यहाँ पर। भारत में निम्न 8 अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए। भारत में यहां से क्वेश्चन बना है, तो कितने हो गए इसमें? 8 होंगे मित्रों। और ट्रिप्स की बात करें तो वहां पर 7 तरह के बौद्धिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। दोनों को ध्यान में रखें। तो उसमें कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे आपके। तो ये समझ में आ गया होगा कि भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए। राइट हो जाएगा इसका 8। इसमें 1967 हो जाएगा आपका, इसमें साहित्यिक चोरी। और नेक्स्ट देखिए, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? तो ये रोजगारों की डिटेल मैंने आपको बहुत सारी बताई थी। डाटाबेस मैनेजर है, वेब डेवलपर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये उक्त सभी आ जाएगा इसमें। अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो आप आसानी से इनको कर पाएंगे मित्रों। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? अगला क्वेश्चन ये है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन? तो सबसे ज्यादा यूजर किसके हैं? फेसबुक के हैं। तो यही होगी मित्रों, राइट हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फेसबुक। 1 अरब कुछ करोड़ व्यक्ति इसको यूज करते हैं। इसके बाद में आपकी इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मित्रों इसके। और भी क्वेश्चन चैप्टर में से आप बना सकते हैं मित्रों। थोड़ा बहुत भी देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम आप लाइक तो कर सकते हैं। लाइक करने में कुछ जाता नहीं है आपका, और ये भी नहीं कि मुझे कुछ मिलता हो उससे, लेकिन एक उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो को जब प्रेषित किया जाता है मेरे द्वारा तो एक जोश और जुनून अलग ही होता है कि इतने मित्रों ने इसको लाइक किया है। और कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप अच्छे से मेरे साथ में जुड़ गए। कमेंट आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप उसी प्रकार का कमेंट करें कि सर आप इसमें और सुधार करें, इस प्रकार से पढ़ाएं। जिस प्रकार से आपको ज़रूरत है मित्रों, ज़रूरत आपको है, ना कि मेरे को। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, बाकी बहुत सारे लोग देखते भी हैं, लेकिन आपको ज़रूरत है, आवश्यकता आपको है मित्रों।
तो आज का वीडियो अगर जरा सा भी आपको पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन का ऑप्शन नीचे जहां पर वीडियो देख रहे हैं वहां पर दिया हुआ है सब्सक्राइब का ऑप्शन, और उसी के साथ में एक घंटी दी हुई है मित्रों, बेल आइकन जिसको बोलते हैं, उसको जब आप प्रेसित करेंगे, दबाएंगे, तो वहां पर ऑल नोटिफिकेशन के लिए आएगा, पूछेगा आपसे, तो उसको भी प्रेसित कर दें। ऑल ऑप्शन को जब आप दबा देंगे तो मेरे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपकी जो मोबाइल की होम स्क्रीन है वहां पर ऊपर ही ऊपर आपको शो होगा। जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो आपके पास में यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अभी वीडियो अपलोड किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ सुविधा के लिए है, आपके लिए, जिससे आपका समय खराब ना हो। सूचना तकनीकी से जुड़े हुए जो उपकरण टूल्स हैं और उसके आधार क्या हैं, इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत है।